नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। यूपी लेखपाल की हम तैयारी कर रहे हैं, ग्राम समाज विकास हम पढ़ रहे हैं। ग्राम समाज विकास का ही एक चैप्टर है ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसको 2 से 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे और जैसे ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद में इसके जितने भी MCQ होंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। और इस चैप्टर के बारे में जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको जान करके थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका जो भी मेंस एग्ज़ाम होगा यूपी लेखपाल का, वहाँ पर इस चैप्टर से बहुत कम प्रश्न पूछे जाने हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ न के बराबर प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी चीज़, ऑनेस्टली ये कहना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है मेरे लिए सर बिल्कुल नया है और आई होप कि आपके लिए भी ये बिल्कुल नया चैप्टर है, बिल्कुल नई चीज़ है। और YouTube पर भी आपने देखा होगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत कम वीडियोस देखने को मिलती हैं, और जितनी भी वीडियोस शोध प्रणालियों पर YouTube पर अवेलेबल हैं उसमें आपने देखा होगा केवल ऑब्जेक्टिव्स या केवल क्वेश्चंस के थ्रू लोगों ने इसको समझाने का प्रयास किया है। कॉन्सेप्चुअल क्लास जो इसकी है वो YouTube पर नहीं देखने को मिलती है। मेरे लिए भी नया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा आपको डिलीवर करने से पहले या वीडियो बनाने से पहले मैंने आपको जो भी कंटेंट मुझे प्रोवाइड करना था इसके बारे में थोड़ा सा मैंने जाना, थोड़ा सा समझा, सीखा, और जितना मैं इस चैप्टर के बारे में समझ पाया हूँ उस आधार पर मैं आपको या अपने कह सकते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर इस चैप्टर को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। क्लास देखने के बाद में जो भी आपका फीडबैक रहता है इस क्लास के रिगार्डिंग वो ज़रूर दें, चाहे आपकी पॉजिटिव फीडबैक हो चाहे आपकी नेगेटिव फीडबैक हो, जैसी भी हो ज़रूर दें। पॉजिटिव फीडबैक आगे काम करने के लिए मोटिवेशन देती है, और सर पॉजिटिव फीडबैक के साथ साथ नेगेटिव फीडबैक भी जो होती है, चाहे किसी की भी हो, वो भी ज़रूरी होती है। उससे कम से कम हमें अपनी कमियों के बारे में पता चलता है, और आगे कुछ नया करने के लिए, आगे कुछ अच्छा करने के लिए अपनी कमियों के बारे में पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हम खुद अपनी कमियों का आकलन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान या सोशल रिसर्च के बारे में। अनुसंधान शब्द जो है ये रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रिसर्च शब्द को जब हम तोड़ते हैं, इसका विच्छेद करते हैं, तो हमको 2 वर्ड मिलते हैं। एक मिलता है री, एक है सर्च। री का मतलब होता है पुनः, फिर से या दोबारा। सर्च का मतलब होता है खोज। किसी चीज़ की, किसी घटना की, किसी भी स्थिति की बारे में रिसर्च करना, किसी भी चीज़ के बारे में दोबारा से खोज करना, नए तथ्यों का पता लगाना ही क्या होता है? अनुसंधान होता है, रिसर्च होती है। आगे बढ़ने से पहले एक सामान्य भाषा में इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। परिभाषा पर बाद में आएंगे, पहले इसको एक बेसिक इसका व्यू समझने का प्रयास करेंगे। सोशल रिसर्च जो होती है, सामाजिक अनुसंधान जो होता है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये ज़रूरी क्यों होता है? जैसे हम पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा हमने कुछ योजनाओं के बारे में बात की थी, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना हो, लोगों के विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हों, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाएं हों, या एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़ी हुई योजनाएं हों। कोई भी योजना जो होती है, कोई भी प्लान जो होता है, या कोई भी नीति होती है, कोई भी पॉलिसी होती है, वो गवर्नमेंट किस बेस पर जारी करती है? जैसे स्वास्थ्य पर वर्तमान समय में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है सरकारों के द्वारा, क्योंकि स्वास्थ्य का स्तर जो है, वैसे तो स्वास्थ्य का स्तर शहरी क्षेत्रों में देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, सब जगह पर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हम लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं ग्रामीण संदर्भ में इस चीज़ को या इस टॉपिक को रिलेट करने का प्रयास करूंगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की दशाएं जो हैं, स्वास्थ्य की स्थितियां जो हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो थोड़ी सी कम है। गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, लगातार इसके लिए नई नई योजनाएं, पॉलिसियाँ बना रही है। तो पॉलिसियाँ जो गवर्नमेंट बना रही है वो किस बेस पर बना रही है? उसको कैसे पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की स्थिति खराब है? तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई सर्वे हुआ होगा, कोई ना कोई सर्वेक्षण हुआ होगा, कोई ना कोई रिसर्च हुई होगी इन क्षेत्रों से संबंधित, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो, या फिर हम कह सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, मुख्य अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, कृषि से जुड़ी हुई कोई चीज़ें हों या कृषि से जुड़ी हुई कोई योजना अगर गवर्नमेंट ने बनाई है तो वो किस बेस पर बनाई होगी? क्योंकि कृषि से जुड़े हुआ जो क्षेत्र है उस पर कोई ना कोई रिसर्च हुई होगी, कोई ना कोई सर्वे हुआ होगा, या फिर जो भी कह सकते हैं स्थानीय अधिकारी हैं उनके माध्यम से कोई रिपोर्ट, कोई सूचना, कोई निष्कर्ष निकाल करके गवर्नमेंट तक पहुंचाया गया होगा। उसका अध्ययन करने के बाद ही तो पॉलिसी बनी होगी। तो यहाँ तक जो व्यू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सामाजिक घटनाएं जो होती हैं, सामाजिक स्थितियाँ जो होती हैं, उनको समझना
ठीक है, उनका सत्यापन करना, उनको सर्टिफाई करना, परिमार्जन करना, उनका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, इस सभी चीज़ों के लिए जिस व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसी को सर कहा जाता है सामाजिक अनुसंधान या सोशल रिसर्च। ठीक है, इसकी कुछ अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं। तो सबसे पहले हम पीवी यंग के बारे में देखते हैं। पीवी यंग ने सोशल रिसर्च के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसका मतलब है नवीन तथ्यों की खोज करना, यानी नई चीज़ें जो हैं, किसी भी चीज़ से संबंधित, किसी भी समस्या से संबंधित, किसी भी क्षेत्र से संबंधित नई चीज़ों के बारे में पता लगाना और उस समस्या से संबंधित जो पुराने तथ्य हैं, जो पुराने फैक्ट्स हैं, उनका सत्यापन करना, उनको सर्टिफाई करना, पुराने और नए तथ्यों को आपस में क्या करना, रिलेट करना, उनका संबंध स्थापित करना, देखना दोनों में क्या रिलेशन है। पिछले स्तर की सापेक्ष जैसे हम स्वास्थ्य के संबंध में बात करें तो आज से 10 साल पहले स्वास्थ्य की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में क्या थी, वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की कंडीशन कैसी है, लोगों के स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, एजुकेशन का स्तर कैसा है, कृषि का स्तर कैसा है, किसी पार्टिकुलर कह सकते हैं क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कम क्यों हो रहा है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो जानकारी एकत्रित की जाती है सर्वे के द्वारा, सर्वेक्षण के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं, हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान को हम क्या कह सकते हैं, नए तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्यों को जो है सत्यापित करना, नए और पुराने तथ्यों दोनों में आपस में रिलेशन देखना, जो चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है, उसके कारण क्या हैं, उसकी व्याख्या करना और उन्हें संचालित करने वाले जो भी प्राकृतिक नियम हैं उनके अध्ययन की जो सुनियोजित पद्धति है वो सोशल रिसर्च है। ये पीवी यंग ने कहा था। रेडमैन और मोरी क्या कहते हैं इसके बारे में कि जो भी नया ज्ञान प्राप्त किया जाता है, नई रिसर्च के बाद में जो भी नए तथ्य निकाले जाते हैं, उनके तथ्य निकालने की जो प्रोसेस होती है, उसका जो क्रमबद्ध तरीका होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, शोध कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोगार्ट्स सोशल रिसर्च के बारे में क्या कहते हैं, एक साथ रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में क्रियाशील या कार्य करने वाले अंतर्निहित प्रक्रियाएं जो हैं उनकी खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है, सामाजिक अनुसंधान का नेचर कैसा है, सामाजिक अनुसंधान में क्या किया जाता है, जो भी सोशल फैक्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, सामाजिक तथ्य होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न या उनसे संबंधित समस्या, इन सभी चीज़ों का वैज्ञानिक विधि के द्वारा एक हल प्राप्त किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा ही जो भी समाज की समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, उनसे संबंधित तथ्य, स्टेटमेंट्स निकाले जाते हैं। तो यह जो इसकी प्रकृति है, नेचर है, इसका हम कह सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, तो जैसे हम कृषि के क्षेत्र में बात कर रहे थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर रहे थे, एजुकेशन के क्षेत्र में बात कर रहे थे, एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, कृषि से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो एक प्रश्न पैदा होगा ना हमारे दिमाग में। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, उस एरिया में अब जैसे मान के चलीजिए कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं पर पानी की अच्छी व्यवस्था है, कहीं पर पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो कृषि का जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होता है कहीं ना कहीं। तो कृषि का जो प्रोडक्शन है या फसलों का जो प्रोडक्शन है वो कम क्यों हो रहा है, तो एक प्रश्न हमारे दिमाग में जनरेट होगा कि इसका प्रोडक्शन कम क्यों हुआ, खेती अच्छी क्यों नहीं हो रही है। तो इस तरीके के प्रश्नों की सूची तैयार की जाएगी। सर्वे यही तो है, सर्वे में इस तरीके के प्रश्नों की सूची तैयार की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने के लिए अच्छी सड़कें क्यों नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर क्यों गिर रहा है, एजुकेशन की सुविधा अच्छी क्यों नहीं है। ठीक है, अगर एजुकेशन के लिए जैसे कह सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन हो गई या फिर माध्यमिक एजुकेशन हो गई, उसके लिए अगर स्कूल्स हैं, सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों में जो है शैक्षिक स्तर गिरता चला जा रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके पीछे के रीज़न क्या है, इन सभी इस तरीके के जो प्रश्न होंगे वो हमारे दिमाग में उठते चले जाएंगे। और जो भी सर्वे करते हैं, जो भी अनुसंधानकर्ता होते हैं, जो भी रिसर्चर होते हैं, वो इन सभी चीज़ों के जो भी सभी क्षेत्रों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनके प्रश्नों की सूची बनाते हैं, उन पर काम करते हैं, उनसे जुड़े हुए निष्कर्ष निकालते हैं। तो यही क्या है, एक तरह से क्या है, ये सोशल रिसर्च है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सामाजिक अनुसंधान में खोज के चरण क्या है, जब भी सोशल रिसर्च की जाती है तो वो किस स्टेप के द्वारा की जाती है, सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके बाद में क्या किया जाता है। तो जो चरण हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी रिसर्च करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या होनी चाहिए, एक उपकल्पना होनी चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए। उपकल्पना मतलब सोच निर्माण, समझ रहे हैं, सोच निर्माण समस्या से जुड़ी हुई सोच का निर्माण करना।
रिसर्च हम तभी तो करेंगे जब हमको किसी समस्या के बारे में पता होगा, हमको पता होगा कि हमें इस समस्या के कारण, इसके प्रभाव और इस समस्या को दूर करने के तरीकों के बारे में जानना है। हमें समस्या का पता होगा, समस्या के बारे में पूरी चीज़ें हमको पता होंगी, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, कोई काम आगे तभी तो होगा। पहले प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो सॉल्यूशन ढूंढने से पहले हमको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले एक उपकल्पना का निर्माण होगा, ठीक है, कि एक्चुअल में हमारी समस्या है क्या। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि उस समस्या को दूर करने के लिए जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो हो गए अनुसंधान यंत्र। और दूसरा जो स्टेप हो गया इस आधार पर वो क्या हो गया, अनुसंधान यंत्रों का चुनाव। सबसे पहले उपकल्पना या सोच का निर्माण, समस्या की पहचान के बाद में उस समस्या को दूर करने के लिए जो रिसर्च की जा रही है उस रिसर्च में हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो हो गए अनुसंधान यंत्र। तो हम दूसरा स्टेप क्या कहेंगे, अनुसंधान यंत्रों का चुनाव। अनुसंधान यंत्रों का चुनाव कर लिया, अब उस समस्या से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, उस समस्या से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनका अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना और उनका संकलन करना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न एकत्रित किए जा सकते हैं किसी एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, उन सभी को कलेक्ट करना जिन पर हमको काम करना है, यानी तथ्यों का अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। सामग्री का विवेचन करके समस्या से संबंधित नियम, उपनियम इनका निर्माण करना, निर्धारण करना। अब हमको समस्या पता चल गई, समस्या पता चलने के बाद में हमने चीज़ों को एकत्रित किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इस पर रिसर्च करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी वो हमने चुन लिए। प्रॉब्लम से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं, प्रॉब्लम से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो हमने कलेक्ट कर लिए। इसके बाद में जो जितनी भी सामग्री है हमारी, उस सामग्री के द्वारा उसका विवेचन करके, उस पर विचार करके समस्या से संबंधित जो नियम उपनियम हैं उनका निर्माण कर लिया। इसके बाद में जो है जो भी निष्कर्ष मिलेगा इन सभी चीज़ों के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सोशल रिसर्च या जो भी हमारा सामाजिक अनुसंधान है उसका क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। उद्देश्य क्या है सोशल रिसर्च का, इसका मौलिक जो उद्देश्य है, मेन मोटिव जो हम कह सकते हैं वो है ज्ञान की वृद्धि। जो भी रिसर्च की जाती है जनरली कह सकते हैं कि नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए ही रिसर्च की जाती है। इसको जनरली हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसके जो दो हैं, दो मोटिव हो सकते हैं, उद्देश्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हो गए शैक्षणिक या सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरे हो गए आपके व्यवहारिक उद्देश्य, ठीक है। तो सबसे पहले शैक्षणिक या सैद्धांतिक उद्देश्यों को देखते हैं। सोशल रिसर्च के जो शैक्षणिक या सैद्धांतिक उद्देश्य हैं उसका सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक जीवन या घटनाओं के बारे में ज्ञान। सोशल रिसर्च किस लिए की जाती है, अगर शैक्षणिक दृष्टि से देखें, एजुकेशनल पर्पस से इसको देखें तो ये किस लिए की जाती है, जो भी हमारा सोशल लाइफ होती है, हमारी लोगों का जो भी सामाजिक जीवन होता है या जो भी सामाजिक रूप से घटित होने वाली घटनाएं होती हैं उनके बारे में ज्ञान एकत्रित करने का इसका मोटिव होता है। दूसरा है सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है, यानी कोई एक घटना अलग है, दूसरी घटना अलग है, दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है और दोनों को सम्मिलित रूप से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो आपस में दोनों में रिलेशन क्या है सामाजिक घटनाओं में वो जानना। सामाजिक घटनाओं में अंतर्निहित स्वाभाविक नियमों को ढूंढना, यानी कभी कभी ऐसा होता है प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है, तो जो भी हमारी घटनाएं हैं, जो भी हमारी समस्या हैं, उनके अंदर झांक करके, उनका अवलोकन कर करके ये समझने की कोशिश करना कि जो हमारा सॉल्यूशन है इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड वो क्या किया जा सकता है, उस सॉल्यूशन को किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में जो है उद्देश्य इसका कह सकते हैं, उसका एक मोटिव होता है। और तथ्यों के आधार पर अवधारणाओं का निर्माण, उद्देश्य मतलब जैसे हम किसी घटना का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी भी सामाजिक समस्या का अध्ययन कर रहे हैं, उस पर शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो जो भी तथ्य हमें किसी समस्या से जुड़े हुए मिलेंगे, जैसे अभी हम चरणों के बारे में बात कर रहे थे, स्टेप के बारे में बात करें तो हमने देखा था वहाँ पर जो भी कलेक्टेड स्टेटमेंट्स होते हैं उन स्टेटमेंट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर एक अवधारणा बनाना किसी समस्या के बारे में कि पार्टिकुलर ये समस्या जो है वो एक्चुअल में है क्या, ये होती है अवधारणा का निर्माण, ठीक है। तो ये हो गए उसके शैक्षणिक या सैद्धांतिक उद्देश्य। अब इसके व्यवहारिक उद्देश्यों को देखते हैं। व्यवहारिक रूप से सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक जितनी भी समस्याएं होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सुलझाने में सहायता करना। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण में सहायता, ठीक है, सोसाइटी कंट्रोल में हेल्प करना। दूसरा है, तीसरा है आपका सामाजिक योजनाओं को बनाने में सहायक। जैसे अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, आपने पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा होगा, समय समय पर गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है जारी करती है अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, मूलभूत जो भी संसाधन हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मतलब अलग अलग जितनी भी भौतिक ज़रूरतें होती हैं किसी भी पार्टिकुलर कम्युनिटी की, पार्टिकुलर समुदाय की, जितनी भी आवश्यकताएँ होती हैं उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक योजनाएँ जो है गवर्नमेंट बनाती है। तो सामाजिक योजनाओं को बनाने से पहले
सामाजिक योजना ऐसे ही थोड़ी बन जाती है कि चलो ठीक है अब स्वास्थ्य संबंधी योजना जारी कर दी गई, शिक्षा से जुड़ी हुई कोई योजना जारी कर दी गई, तो ऐसे ही थोड़ी जारी कर दी जाएंगी। पहले प्रॉब्लम ढूंढेंगे ना, प्रॉब्लम हमको पता होनी चाहिए कि योजना तभी तो बनेगी जब कोई समस्या होगी या किसी चीज़ में सुधार करना होगा हमको, ठीक है, या जो वर्तमान स्थिति किसी चीज़ की चल रही है उसको और अच्छी तरीके से आगे ग्रोथ करवाना है, तो उसके लिए हमको पहले रिसर्च की ज़रूरत होगी। जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई योजना है, योजना तभी बनाई जाएगी पहले उस क्षेत्र से संबंधित एक रिसर्च, एक अनुसंधान, एक शोध कर लिया जाएगा कि वास्तव में क्या स्थितियां हैं, उसी के आधार पर तो योजना का निर्माण होगा। तो ये इसका व्यावहारिक उद्देश्य है। इसके साथ साथ सामाजिक संघर्षों की स्थिति दूर करने में सहायक, ठीक है। सामाजिक संघर्ष जो होते हैं, संघर्ष का मतलब ये नहीं समझना आप यहाँ पे कि युद्ध हो रहा है, दो पक्ष आपस में खड़े हैं तलवार ले लेके, वो वाला संघर्ष नहीं। संघर्षात्मक स्थिति ऐसे हो सकती है जैसे मान लीजिए कोई गांव है, उसकी 1000 पॉपुलेशन है, पूरे गांव में एक नल है, ठीक है। एक गांव है जिसकी 1000 पॉपुलेशन है, 1000 पॉपुलेशन पर नल एक है, तो कहीं ना कहीं जल की समस्या हो जाएगी, समुचित रूप से जल सभी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा और वहाँ पर जल के लिए एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जो सामाजिक चीज़ें हैं, संसाधन हैं, संसाधनों के लिए जो हमारी कम्युनिटी है, हमारा समुदाय जो है, ग्रामीण जीवन जो है या कोई सा भी जीवन है, उसमें एक संघर्षात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस चीज़ के बारे में जानना कि ये संघर्षात्मक स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, ठीक है। एक ही नल 1000 पॉपुलेशन पर क्यों है, एक से ज़्यादा नल क्यों नहीं बनाए गए और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। जल स्तर गांव में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है उसी पार्टिकुलर जगह पर पानी अच्छा हो, दूसरी जगहों पर पानी अच्छा नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह की जो संघर्षात्मक स्थितियाँ होती हैं समाज की, उनको दूर करने में भी जो हमारी सोशल रिसर्च होती है वो सहायक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएँ, क्या क्या विशेषताएँ हैं इसकी। ये वैज्ञानिक योजना है। सामाजिक जो अनुसंधान होता है आपका, सोशल रिसर्च की जो प्रक्रिया है, ये एक वैज्ञानिक योजना होती है। ये तार्किक व क्रमबद्ध पद्धति पर आधारित होती है। दूसरा है सामाजिक जीवन की घटनाओं से संबंधित होती है, ठीक है। समाज में जो भी भावनात्मक घटनाएं होती हैं या समाज के जितने भी समाज के लोग होते हैं हमारे, उनकी जो भी प्रवृत्तियाँ हैं और उनका पता लगाना है। इसके अलावा उनके व्यवहार की खोज करना, ठीक है। तो भावनाओं से संबंधित रिसर्च भी की जाती हैं, प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई रिसर्च की जाती हैं और व्यवहार से संबंधित भी जो है रिसर्च की जाती हैं। तो ये जो है इसकी क्या है विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके अलावा नवीन तथ्यों का पता लगाना, जो भी सोशल रिसर्च होती है वो किस लिए होती है, जो नई चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानना, नए स्टेटमेंट्स का पता लगाना, ठीक है। हमें जो ज्ञान प्राप्त है अब तक या किसी समस्या के बारे में अब तक जो चीज़ें हमारे पास हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमको पता है, वो हमारा प्राप्त ज्ञान हो गया। और कि कोई भी या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए जो पुराने स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनका क्या करना, सत्यापन करना कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं है। या 10 साल पहले कोई रिसर्च हुई होगी, मान लीजिए किसी क्षेत्र पर 10 साल पहले कोई रिसर्च हुई या कोई सर्वे कराया गया या कोई सर्वेक्षण कराया गया, उसके आंकड़े गवर्नमेंट के पास हैं। अब वर्तमान समय में पिछले 10 साल पहले कोई रिसर्च हुई थी, अब उसका वर्तमान समय में हमको सत्यापन करना है कि 10 साल पहले जो समस्या हुई थी वो वास्तव में अभी मौजूद है कि नहीं, उस समस्या से हमें निजात मिली कि नहीं, वो प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं हुई। तो इन पुराने तथ्यों का सत्यापन करना, ठीक है, उनको सर्टिफाई करना, एक ये चीज़ हो गई। भविष्य में होने वाली सामाजिक घटनाओं की अनुमानित जानकारी प्रदान करना, ठीक है। मान के चलिए कि जो भी है मिट्टी में जो है अम्लीय स्तर की अधिकता हो गई, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि होती है तो मिट्टी का जो स्तर है वो अम्लीय हो गया, तो उस अम्लीय स्तर के वृद्धि से आगे चल करके आने वाले सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में कृषि पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। या फिर सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता नहीं है, पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आगे चल करके इन खेतों की स्थिति क्या होगी, एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या होगी। तो भविष्य में जो हो सकता है, घटित हो सकती हैं, समस्याएं पैदा हो सकती हैं, उसका एक अनुमान भी रिसर्च के द्वारा लगाया जाता है, सामाजिक अनुसंधानों के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महत्व देखेंगे, सोशल रिसर्च का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है। ये सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है, भविष्यवाणी करने में सहायक होती है, भविष्यवाणी मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। समाज में वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक, समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो हमको, समाज के लोगों के रहन सहन के बारे में, ठीक है, वो किस तरह से अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं, ठीक है। अब जितनी भी, जैसे अभी मान के चलिए बड़ी कह सकते हैं नॉर्मल सी चीज़ है, मैंने आपको 2-3 रिपोर्ट पढ़ाई, 1 रिपोर्ट है, मान के चलिए 1 रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ाई, यूपी की सब रिस्पेक्ट में और इंडिया की रिस्पेक्ट में, दोनों तरीके से मैंने 1 रिपोर्ट पढ़ाई। 1 रिपोर्ट कैसे आई, ये 1 रिपोर्ट के आंकड़े जो आए होंगे वो कैसे आए होंगे, रिसर्च हुई होगी ना, कोई भी शोध हुआ होगा, कैसे किसी भी तरह कोई अनुसंधान हुआ होगा, तभी तो ये आंकड़े निकल करके आए। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, वो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी करी थी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी हुई, उसमें मैंने बताया था कि जैसे कितने लोगों पर कितने बेडों की उपलब्धता है, अस्पतालों में जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। तो ये चीज़ें कहाँ से आई, निकल करके भी तो आई हूँ कहीं से। इन चीज़ों के सामने आने का रीज़न क्या है, कोई ना कोई रिसर्च, कोई ना कोई सर्वे, कोई ना कोई सर्वेक्षण,
ठीक है। तो क्या होता है, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक होता है, सामाजिक कल्याण में सहायक। सामाजिक कल्याण में किस तरीके से सहायक होता है, आपको समाज की समस्याएं पता होंगी, आपको समाज की प्रॉब्लम्स पता होंगी, तभी तो आप उनके कल्याण के लिए, तभी तो आप उनके ग्रोथ के लिए, तभी तो आप उनको अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए तभी तो आप पॉलिसी बना सकते हैं। आपको प्रॉब्लम पता होगी तभी तो आप समाज का कल्याण कर सकते हैं। समाज का कल्याण तब तक नहीं किया जा सकता तब तक आपको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं हो, आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो कल्याण कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो सामाजिक कल्याण में भी सहायक होती है। अज्ञानता हो गई, अंधविश्वास होगी, इसको मिटाने में भी सोशल रिसर्च जो है वो बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया, महत्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वैज्ञानिक विधि या पद्धति के बारे में। वैज्ञानिक विधि या पद्धति यह होती है, इस विधि से केवल तथ्यों का अध्ययन करके ही ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता, बल्कि उन्हें इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है कि उसके परिणाम स्वयं ही स्पष्ट हों। केवल तथ्यों को ही समेटना, केवल तथ्यों को ही ज्ञान प्राप्त करना वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। तथ्यों को तो कलेक्ट किया जाता है, इसके साथ साथ उनको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है, फिर उनका अध्ययन किया जाता है और किसी चीज़ की समस्या, किसी पार्टिकुलर क्षेत्र की समस्या या उसके कारणों के बारे में या उसके परिणामों के बारे में पता लगाया जाता है, तो वो क्या होती है, वैज्ञानिक विधि होती है, वैज्ञानिक पद्धति होती है। ठीक है, वेट करेंगे, थोड़ा सा पानी पी लें। अब वैज्ञानिक पद्धति की भी अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे ट्वाइन केयर पहले समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कहा है कि विज्ञान तथ्यों से उसी प्रकार बना है जिस प्रकार पत्थरों से मकान का निर्माण, जैसे छोटी छोटी ईंट छोटे छोटे पत्थरों से बन करके एक मकान तैयार होता है, उसी तरीके से विज्ञान जो है, साइंस जो है वो क्या है सर। साइंस में जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक में क्या है, विज्ञान की कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, विज्ञान में की बुक में क्या है, वहाँ पर तथ्य हैं, स्टेटमेंट हैं। ठीक है, विज्ञान की बुक में क्या है, स्टेटमेंट हैं। और विज्ञान को हम सामूहिक रूप से ये कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स का एक समूह है। विज्ञान बहुत सारे तथ्यों से मिलकर के बना है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स से मिलकर के बना है। तो ट्वाइन केयर के द्वारा ये इसकी डेफिनेशन दी गई कि जिस प्रकार पत्थरों से मकान बनता है, उसी तरीक़ा से जो हमारे तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उनसे विज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, कार्ल पियर्सन ने वैज्ञानिक पद्धति के बारे में क्या कहा है कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि विषय सामग्री में। लुंडबर्ग ने क्या कहा है कि विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति क्या है, व्यवस्थित रूप से किसी भी चीज़ का अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना और निर्वचन करना। निर्वचन मतलब पहले आपने कोई चीज़ देखी, अवलोकन किया उसका, उसके बारे में जाना, समझा और जान समझ करके आपने क्या किया, उसका क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया। अपने जैसे पहले आपने किसी चीज़ को देखा, देख करके आपने अपने आधार पर उस चीज़ को वर्गीकृत किया, उसके बारे में और अच्छी तरीके से समझाया, समझाने के बाद में लोगों को आपने उसका निर्वचन किया, आपने लोगों को उसके बारे में बताया। तो यही क्या है, पूरी एक वैज्ञानिक पद्धति हो गई। ठीक है, साइंटिफिक मेथड हो गया। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो किस तरीके का होता है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक मेथड से जो भी नॉलेज हमको प्राप्त होती है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, वैज्ञानिक प्रकार की होती है, आप याद रखेंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ का मतलब आप ये एक तरह से यहाँ पर ये लगा सकते हैं, वस्तुनिष्ठ, आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से इसका वो मतलब लगाइए। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ का मतलब है एक तरह से कह सकते हैं हम सर्टिफाइड कोई भी फैक्ट है या बिल्कुल सत्यापित ज्ञान, बिल्कुल 100% श्योर ज्ञान, वो वैज्ञानिक पद्धति से मिलता है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को देखते हैं, किन स्टेप के द्वारा इस पद्धति का यूज किया जाता है। जब भी वैज्ञानिक पद्धति का हम किसी क्षेत्र में यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उस क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्या हमको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है समस्या का चुनाव। समस्या का चुनाव करने के बाद में, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उपकल्पना बनाना। समस्या पता चल गई, अब उपकल्पना यानी सोच का निर्माण करना, उस समस्या से संबंधित एक थिंकिंग अपने दिमाग में पैदा करना। ठीक है, परिकल्पना बनाना। इसके बाद में चरों आंकड़ों का चयन, उस समस्या का चुनाव हो गया, आपने समस्या से जुड़ी हुई एक उपकल्पना अपने दिमाग में जनरेट की, उसके बाद में चर और उससे जुड़े हुए आंकड़े आपने एकत्रित किए। ठीक है, किन किन आंकड़ों के आधार पर इस समस्या से जुड़ी हुई जो भी तथ्य हैं हमको फाइंड करने हैं। निदर्शन, निदर्शन का मतलब होता है सैम्पलिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे, मान लीजिए आपको कह सकते हैं एक ही बेल्ट के या एक ही क्षेत्र के बहुत सारे गांव हैं,
लगभग एक ही कल्चर से रिलेटेड है, लगभग एक जैसी जीवन पद्धति है उनके भीतर, और सभी गाँवों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो आप सभी गाँवों में थोड़ी जाएंगे, आप उसमें से पार्टिकुलर किसी एक गाँव में जाएंगे और उसी से जानकारी जो भी आपको एकत्रित करनी होगी वो कर लेंगे। तो आपने क्या किया कि अलग अलग गाँवों में न जा करके किसी एक गाँव से ही उन सभी गाँवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, तो वो सैंपलिंग हो गई, तो इसको निदर्शन कहते हैं। अगला स्टेप होगा सामग्री का संकलन, ठीक है, यानी आपने उस समस्या से जुड़ी हुई सामग्री का संकलन किया, सामग्री इकट्ठी करी आपने, संकलन कर लिया उसका। संकलन करने के बाद में उस समस्या का आपने विश्लेषण कर डाला, एनालिसिस किया उसका। एनालिसिस जब किसी चीज़ का करते हैं तो एनालिसिस के बाद में हमको कुछ डाटा प्राप्त होता है, रिपोर्ट प्राप्त होती है, निष्कर्ष प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो है समस्या का चयन करने के बाद में उपकल्पना का निर्माण, फिर आंकड़ों का चयन, फिर निदर्शन, फिर सामग्री का संकलन, फिर विश्लेषण, फिर रिजल्ट। इस तरीके से ये एक प्रोसेस हो गया वैज्ञानिक पद्धति का, ठीक है। एकॉफ ने कहा है कि समस्या का ठीक प्रकार से निर्धारण इसका आधा समाधान है, उन्होंने कहा है। और वास्तविकता में ये सत्य बात भी है, जब भी आप किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, किसी समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हैं, अगर आपने समस्या को ठीक तरीके से पहचान लिया तो समझ लीजिए उसका आधा सा सॉल्यूशन आपने कर लिया, ठीक है। सॉल्यूशन करने बैठे हैं, समस्या को आपने पहचाना नहीं, समस्या के बारे में ठीक से जाना नहीं, तो आपका सॉल्यूशन ठीक नहीं होगा और नहीं आप ठीक तरह से उस समस्या को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए हैं। याद रखेंगे, जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने वो वैज्ञानिक पद्धति जो होती है साइंटिफिक मेथड, उसके कितने चरण बताए हैं? 4 चरण बताए हैं। कार्यकारी प्राकल्पना, तथ्यों का अवलोकन एवं लेखन, एकत्रित तथ्यों का अवलोकन एवं संगठन और सामान्यीकरण नियमों का प्रतिपादन। ये 4 चरण जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के बताए हैं। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या होती हैं? किसी भी चीज़ में जब वैज्ञानिक पद्धति यूज की जा रही है तो क्या उसका कह सकते हैं कि उसके फीचर्स हैं? प्रामाणिकता, वैज्ञानिक विधि से या वैज्ञानिक पद्धति से जिस किसी चीज़ के बारे में नॉलेज प्राप्त की जाती है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो सबसे पहली उसकी खासियत ये है कि सर वो प्रामाणिक ज्ञान होता है। जो ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति से एकत्रित किया जा रहा है, वैज्ञानिक विधि से जो ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है वो प्रामाणिक ज्ञान होगा, सर्टिफाइड होगा। वस्तुनिष्ठता, यानी उसमें परिशुद्धता पाई जाएगी। निश्चयात्मकता, निश्चयात्मक ज्ञान होगा। क्रमबद्धता, एक बिल्कुल प्रोसेस से क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति से आने वाली घटनाओं के पूर्वानुमान भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मौसम की भविष्यवाणी भी की जाती है, आप देखेंगे कि आने वाले 15 दिनों में तेज़ हवाएँ चलेंगी, आने वाले 10 दिनों में इस पार्टिकुलर एरिया में तेज़ बारिश हो सकती है, ओले पड़ सकते हैं, आंधी आ सकती है। तो ये पूर्वानुमान भी साइंटिफिक मेथड से लगाए जाते हैं। सिद्धांत इसके सार्वभौमिक होते हैं। जो भी किसी समस्या का चुनाव करके जब उस पर काम किया जाता है, उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, तो जो एक प्रिंसिपल बनता है, उसका जो सिद्धांत बनता है वो सार्वभौमिक होता है। मतलब सार्वभौमिक का मतलब है यूनिवर्सल, वो चीज़ गलत नहीं होती, वो हमेशा सत्य ही होती है। तर्क की प्रधानता होती है और कार्य कारण संबंध होता है। तो ये वैज्ञानिक पद्धति की क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, वस्तुनिष्ठता या उद्देश्यपरकता के बारे में देखते हैं। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता की परिभाषा क्या है? जब बहुत सारे अनुसंधानकर्ता, यानी अलग अलग बहुत सारे जो रिसर्चर होते हैं, किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे होते हैं, एक ही घटना का अध्ययन करके एक सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहते हैं। वस्तुनिष्ठ अध्ययन मतलब बहुत सारे लोग, एक समस्या है, एक समस्या का जो है, एक समस्या पर रिसर्च बहुत सारे अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा की गई और निष्कर्ष सभी ने एक ही निकाला, एक जनरल उसका रिजल्ट निकाला, ठीक है। और सभी का रिजल्ट जो है वो कैसा आया? मतलब कह सकते हैं समान आया। एक सामान्य निष्कर्ष का मतलब है एक ही रिजल्ट सभी का आया, तो इसका मतलब है जो उनके द्वारा रिसर्च की गई, जो उनके द्वारा अध्ययन किया गया, जो उनके द्वारा रिजल्ट निकाला गया, उसमें वस्तुनिष्ठता है। मतलब वो चीज़ सभी के द्वारा एक ही रिजल्ट जिसका आ रहा है, तो वो एक वस्तुनिष्ठता की स्थिति में उसको हम कह सकते हैं। A.W. ग्रीन ने वस्तुनिष्ठता के बारे में क्या कहा है? निष्पक्षता के साथ घटना का परीक्षण वस्तुनिष्ठता कहलाता है। ये A.W. ग्रीन जो समाजशास्त्री थे, इन्होंने कहा था जब भी किसी घटना का परीक्षण बिल्कुल निष्पक्षता के साथ करते हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता कहते हैं। फेयरचाइल्ड ने क्या कहा है? वस्तुनिष्ठता का अर्थ जो है वो तथ्यों को पक्षपात तथा उद्देश्य के आधार पर नहीं, बल्कि प्रमाण एवं तर्क के आधार पर बिना किसी सुझाव एवं पूर्व घटनाओं के सही पृष्ठभूमि में देखने की योग्यता है। फेयरचाइल्ड कहते हैं कि जो वस्तुनिष्ठता क्या है, वो एक तरह की एबिलिटी है। किस तरह की एबिलिटी है? कि उसमें जो भी फैक्ट्स हैं, हमारे जो भी तथ्य हैं, उनको आप उद्देश्य के आधार पर मत देखिए। मतलब जैसे आप किसी चीज़ की बारे में अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और आपको पता है कि हम इसका मतलब आपको उसका उद्देश्य पता है
कि हम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, इस समस्या पर हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं। अब उद्देश्य को ध्यान में रख के ही आप उसका जो है अध्ययन करेंगे या उस पर रिसर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको सटीक जो उसका रिजल्ट है नहीं मिल पाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम किसी मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आपको क्या पता चल गया, आपको उसका आंसर पता चल गया। कोई मैथ की प्रॉब्लम है, मैथ का कोई क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करने बैठे, आंसर हमको पता है कि इसका उत्तर इतना आ रहा है, तो हम जो है अपना जो वास्तविक ज्ञान है उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से, बल्कि हम ये कोशिश करेंगे हमारे दिमाग में जो उसका आंसर है, जो उसका उद्देश्य है उस प्रश्न का, वो हमारे दिमाग में चलता रहेगा और हम उसी को लाने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, जबकि हमको उसका आंसर नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, जब हमें किसी चीज़ का आंसर नहीं पता होगा तो हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उसको बिल्कुल बाई प्रोसेस सॉल्व करते चले जाएंगे और हमको पता नहीं होगा इसका आंसर एक्चुअल में है क्या, और जो हम बिल्कुल बाई प्रोसेस करते चले आ रहे हैं निष्पक्ष तरीके से, तो वहाँ पर हमको राइट आंसर मिल जाएगा। आपने देखा भी होगा, ये बड़ी सर्वविदित सी बात है, जब भी हम मैथ सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर या आपसे किसी ने कोई कह सकते हैं क्वेश्चन पूछ लिया, आपस में होता भी है कि भाई इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, कॉम्पिटिशन टाइप का भी चलता है। कॉम्पिटिशन लाइन में एक मित्र दूसरे मित्र से पूछ ही लेता है, व्हाट्सएप पे कर दिया कि ये क्वेश्चन करके दिखाओ, क्योंकि उसने वो पहले से कर रखा होता है, उत्तर इसका इतना लाना है, करके दिखाओ। तो वो क्या करेगा, जो भी सामने वाला उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो उसके दिमाग में पहले से ही एक मोटिव बन जाएगा, उसका उद्देश्य बन जाएगा, मुझे उत्तर 25 लेके आना है, तो 25 लाने का ही प्रयास करेगा, वो वास्तविक जो उसका प्रोसेस है उसको भूल जाएगा। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठता का उद्देश्य फेयरचाइल्ड ने क्या बताया था कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ है तथ्यों को पक्षपात या उद्देश्य के आधार पर नहीं, बल्कि प्रमाण एवं तर्क के आधार पर, प्रूफ के आधार पर, बिना किसी के सुझाव के, पूर्व घटनाओं के सही पृष्ठभूमि में देखने की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, वही वस्तुनिष्ठता होती है। आगे बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के उपाय, किस तरीके से वस्तुनिष्ठता प्राप्त की जा सकती है, इसके उपाय क्या हैं, साधन क्या हैं। प्रयोग सिद्ध पद्धतियाँ। वस्तुनिष्ठता यानी किसी भी जो भी रिसर्च है उसके रिजल्ट में वस्तुनिष्ठता, हमको ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करनी है, तो उसके उपाय या साधन क्या होने चाहिए। प्रयोग सिद्ध पद्धतियाँ, जिन पद्धतियों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो पहले से ही सर्टिफाइड होनी चाहिए। सांख्यिकी मापन, सांख्यिकी मापन इसी जो हम ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ पढ़ रहे हैं ना, इसमें एक सेक्शन जो दूसरे वाले में या तीसरे वाले पार्ट में मैं कराऊंगा, उसमें हम बताएंगे आपको कि जैसे समांतर माध्य होता है, बहुलक होता है, ठीक है, जो भी माध्यिका होती है, इनका सोशल रिसर्च में किस तरीके का इम्पैक्ट रहता है, सोशल रिसर्च में इनके योगदान क्या हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के उपाय या साधनों के बारे में हम बात करें, किस तरीके से ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त की जाती है, तो ऐसी पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए किसी भी समस्या के समाधान में जो पहले से ही सर्टिफाइड हों, सही हों। ठीक है, सांख्यिकी मापन, किसी भी आंकड़ों का मापन करना हो या कोई भी डाटा हमें मैथमेटिकल डाटा हमें देखना है तो उसमें स्टैटिक्स का प्रयोग करना है, सांख्यिकी का मापन करना है, सांख्यिकी द्वारा मापन करना है, तो वहाँ पर वस्तुनिष्ठता की स्थिति बनी रहती है। पारिभाषिक शब्दों एवं धारणाओं का प्रमाणीकरण, जो भी शब्द हम इसमें यूज कर रहे हैं, जो भी धारणाएं, जो भी पूर्व परिकल्पनाओं का उसमें क्या कह सकते हैं यूज कर रहे हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए। यांत्रिक साधनों का उपयोग, इसके अलावा दैव निदर्शन का प्रयोग, प्रश्नावली और अनुसूची, यानी कि जिस भी समस्या का हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिस भी समस्या का समाधान खोजने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसके जो समस्यात्मक प्रश्न हैं किसी भी पार्टिकुलर एरिया के, तो उस समस्यात्मक प्रश्नों की एक प्रश्नावली, एक अनुसूची बना ली जाए पहले से ही, कि जैसे मान के चलिए स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को जानने के लिए कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की स्थिति खराब क्यों है, लोग बीमार क्यों रहते हैं, कोई भी पार्टिकुलर बीमारी है वो लोगों में क्यों फैल रही है, साफ सफाई है कि नहीं है, तो इस तरीके के प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की हमने, क्योंकि हम स्वास्थ्य के बारे में सर्वे कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में हमने एक प्रश्नावली तैयार की, एक अनुसूची बनाई, प्रश्नों की सूची बनाई, और उसी पर हम काम करते चले गए और एक एक करके हमें सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता चला गया। तो इस तरीके से जो ज्ञान प्राप्त होगा, इस तरीके से जो निष्कर्ष मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा हमको, उसमें वस्तुनिष्ठता की स्थिति पाई जाने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, और सामूहिक अनुसंधान, जो भी रिसर्च होगी वो एक व्यक्ति की रिसर्च नहीं, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, 10 व्यक्ति एक ही चीज़ पर रिसर्च करें और सेम रिजल्ट दें तो वो गलत नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है ना। जैसे सामूहिक अनुसंधान में लास्ट में बताया, तो सामूहिक अनुसंधान का मतलब यही है कि जब हम किसी पार्टिकुलर समस्या को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं अकेला उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करता हूँ, हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई, मेरे कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, या मेरे ऑब्जर्वेशन में कहीं पर भूल हो गई, मैंने एक रिजल्ट निकाला उसका, तो उसका सर्टिफिकेशन कैसे होगा, उसको हम सत्यापित कैसे करेंगे, क्योंकि अनुसंधान केवल मैंने अकेले ने किया है तो वो गलत भी हो सकता है। लेकिन सेम अनुसंधान सामूहिक रूप से किया जाएगा, 4-6 जो रिसर्चर होंगे,
4-6 अनुसंधानकर्ता होंगे, सेम प्रॉब्लम पर रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे और उसके बाद में सेम रिजल्ट देंगे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तुनिष्ठता है, वो बिल्कुल प्राप्त होने की संभावना रहती है। क्योंकि एक व्यक्ति जब कोई भी रिजल्ट देता है तो हो सकता है मे बी वो गलत हो, लेकिन 10 व्यक्ति एक ही चीज़ पर रिसर्च करके सेम रिजल्ट देते हैं, तो वहाँ पर ये संभावना रहती है कि ये जो रिजल्ट है वो कैसा है, सही। जैसे मैथ्स पढ़ाते हैं गुरुजी, कोई भी टीचर जो है मैथ्स पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं कि मैं बेटा यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और इसके बाद में आप भी अपनी बुक पे सॉल्व कीजिए। या फिर बीच में कोई कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसमें बीच में कोई ऐसी कैलकुलेशन आ गई, थोड़ी सी क्रिटिकल कैलकुलेशन है, उसको वहाँ पर टीचर भी कर रहे हैं बोर्ड पर, और साथ ही बच्चों से बोल देते हैं कि बेटा आप भी इसको जो है कैलकुलेट कीजिए, हो सकता है मेरी मिस्टेक हो। तो तब 3-4 लोगों की एक साथ एक जैसी कैलकुलेशन आती है, तो वहाँ पर एक सत्यापित हो जाती है वो चीज़ कि ये चीज़ें सही हैं। तो सामूहिक अनुसंधान भी वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं व्यक्तिनिष्ठता की, वैयक्तिकता की। व्यक्तिनिष्ठता जब किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा सामग्री एकत्रित करते समय अपने दृष्टिकोण से देखकर घटनाओं का वर्णन अपने अनुसार किया जाता है, तो वो क्या होती है, व्यक्तिनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता के आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें जो भी रिजल्ट आएगा, कोई भी रिसर्च की जाएगी, शोध किया जाएगा, उसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसमें पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के विचार अभिव्यक्त हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी अनुसंधान करता है, किसी समस्या के बारे में सर्वे कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, शोध कर रहा है, और उसके द्वारा उस शोध को करने के लिए जो भी उपकरण जुटाए गए, जो भी सामग्री जुटाई गई, ठीक है, तो उसमें सामग्री जुटाने में जो दृष्टिकोण होगा उसका जो नज़रिया होगा वो खुद का नज़रिया होगा। ठीक है, और उसी को देख करके वह क्या करेगा, घटना का वर्णन कर सकता है। जैसे कोई प्रॉब्लम हो, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें आप, या उदाहरण स्वरूप आप ये देखें, आपकी कोई समस्या है, ठीक है, आपको किसी फील्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप 10 आदमियों से मिले, 10 आदमियों से आपने अपनी समस्या का क्या किया, अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस किया और उनसे पूछा कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो हो सकता है 2-3 लोगों के जो सॉल्यूशन हो वो सेम हो, बाकी के लोगों के सॉल्यूशन अलग होंगे, क्योंकि आप जब किसी व्यक्ति से पूछेंगे अपनी समस्या के बारे में तो वह आपके दृष्टिकोण के हिसाब से आपको उत्तर नहीं देगा, वो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उत्तर देगा। जैसे उदाहरण स्वरूप देखें, जिस टाइम पर हम 12th में पढ़ा करते थे, 11th में पढ़ा करते थे, तो उस टाइम पर क्रेज किस चीज़ का था। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत जो है अवेयर हो गए हैं लड़के, बहुत ज़्यादा 12th करी किसी ने और सीधा कंपटीशन में घुस जाते हैं, रिजल्ट का भी इंतज़ार नहीं करते हैं, लोग तैयारी करने के लिए चले जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। हमारे टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो थे, लेकिन क्या है कि ना, हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर कोई पढ़ने वाला ही नहीं था, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जिसको देख करके हम आगे बढ़ सकते थे। और ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसी से रिलेशन है इसका, मैं अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, समझिएगा चीज़ को। तो उस टाइम पर क्या था, बीटेक का क्रेज हुआ करता था बहुत, जिधर देखो उधर जो मैथ से 12th कर रहा है, मैथ साइंस से जो भी 12th कर रहा है, तो उसका दिमाग में एक ही चीज़ थी बस, मतलब ऑप्शन एक ही थी। और जनरली हम कहें तो हमारे सामने 2 ही जॉब हुआ करती थी उस टाइम पे। अगर कोई मैथ, जैसे हम कह सकते हैं 12th में कोई बायो ले रहा है तो भैया डॉक्टर बनेगा, मैथ ले रहा है तो इंजीनियर बनेगा। बीटेक का बहुत क्रेज़ था, तो हमारे आसपास के जो रिलेशन में कुछ बीटेक वाले थे, हम उनसे पूछते थे भैया हम 12th कर रहे हैं और 12th में हमारा मैथ अच्छा है या हमारी ये सब्जेक्ट अच्छी है और इस तरीके से नंबर भी अच्छे खासे आ जाएंगे, तो हमको 12th के बाद में क्या करना चाहिए। तो जिस आदमी से हमने पूछा उस आदमी ने वही उत्तर दिया जो वो खुद कर रहा था। बीटेक वाले ने किया कि बीटेक करो, बहुत अच्छी चीज़ है। किसी और चीज़ में जाए, मतलब कोई दूसरे आदमी से पूछो जो जिस प्रोफेशन में वो काम कर रहा होगा, जिस पार्टिकुलर फील्ड में वो काम कर रहा होगा, तो उसने अपने हिसाब से उत्तर दिया। यही होता है, अब जब किसी समस्या को लेकर के किसी के सामने जाते हैं तो वह आपके पक्ष को न जानते हुए वो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से आपको उत्तर देता है। ठीक है, तो व्यक्तिनिष्ठता, यही व्यक्तिनिष्ठता होती है। किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा कोई भी सामग्री एकत्रित की जा रही है किसी समस्या के समाधान के लिए, तो उसके लिए वो किसी दूसरे से दृष्टिकोण थोड़ी लेके आएगा, वो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से वो घटना को अपने स्तर से देखेगा। दूसरा आदमी आएगा तो घटना को दूसरे स्तर से देखेगा। कहीं पे कोई, मान लो कोई आदमी की डेथ हो गई तो कोई आदमी सोचेगा कि भाई इसका मर्डर हुआ है, कोई कहेगा कि इसका जो है इसने सुसाइड की है, कोई कहेगा कि इसकी दुर्घटना हुई है। तो हर आदमी का किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया होगा, दृष्टिकोण होगा, वो अलग अलग हो जाएगा। यही क्या होती है, व्यक्तिनिष्ठता होती है। इसमें अवलोकन वैयक्तिक होता है और पक्षपात युक्त होता है। पक्षपात युक्त इसीलिए कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने पर्सनल अनुभव को वहाँ पर डाल देता है, अपने हिसाब से चीज़ों को सोचने लग जाता है, वो एक्चुअल में जो चीज़ हुई है, एक्चुअल में जो घटना हुई है उसको समझने का प्रयास नहीं करता। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता का स्रोत क्या है। सामाजिक अध्ययन में जो व्यक्तिनिष्ठता है वो
कैसे आती है, स्रोत का मतलब है व्यक्तिनिष्ठता कैसे आती है। व्यक्तिनिष्ठता तो मैंने आपको समझा दी, व्यक्तिनिष्ठता आपकी समझ में आई होगी। कोई भी व्यक्ति किसी समस्या के एक्चुअल उसकी जो वजह है, उसका बैकग्राउंड है, उसकी पृष्ठभूमि है, उसको जाने बिना उस पर अपना मत दे दिया, यही व्यक्तिनिष्ठता है। तो सामाजिक अध्ययन में जब कोई प्रकार की कोई रिसर्च हो रही होती है, सोशल रिसर्च हो रही होती है, उसमें व्यक्तिनिष्ठता का मतलब हम एरर भी कह सकते हैं, एक तरह की ये एरर है, क्योंकि यहाँ पर जो कह सकते हैं निष्कर्ष जो निकलता है वो पक्षपात युक्त होता है। तो सामाजिक अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता आती कहाँ से, इसकी सोर्सेज का क्या क्या है। तो शोधकर्ता का व्यक्तिगत मत, क्योंकि उसमें जो मत होता है उसका वो अपना पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है। सूचनाओं की अभिमति, न्याय दर्श में पक्षपात होता है। तथ्य जब प्रस्तुत किए जाते हैं, तथ्य प्रस्तुतिकरण होता है, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है वो दोषपूर्ण होती है। दोषपूर्ण प्रश्न, यानी जो दोषपूर्ण प्रश्नावलियों का मतलब है किसी समस्या के समाधान के लिए उस समस्या से जुड़े हुए जिन प्रश्नों का चुनाव हमने किया है वो दोषपूर्ण होते हैं, और वातावरण का भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो है ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से सामाजिक अध्ययन में या सोशल रिसर्च में व्यक्तिनिष्ठता आने की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं तथ्यों के बारे में। तथ्य को कहते हैं हम इंग्लिश में स्टेटमेंट्स। श्रीमती पीवी यंग ने तथ्य के बारे में क्या कहा है कि तथ्य एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा करना कठिन है। यह केवल मूर्त चीज़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमूर्त चीज़ भी, जैसे विचार, अनुभव, भावनाएं, ये भी तथ्य की श्रेणी में आती हैं। मूर्त चीज़ें क्या होती हैं सर? मूर्त चीज़ें वे होती हैं जिनको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो मूर्त चीज़ें हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके सामने मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, कुछ भी होगा, टैबलेट होगा, तो जिस चीज़ में भी, जिस इंस्ट्रूमेंट में भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आप इसको स्पर्श कर पा रहे हैं, ये मूर्त चीज़ है। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आप अपने कानों से सुन रहे होंगे, और आप जब इन चीज़ों को अपने कानों से सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार चल रहा होगा, कोई ना कोई थिंकिंग चल रही होगी। अभी भी आप कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे छोटे मोटे विचार आपके दिमाग में चल रहे होंगे। ये चीज़ें जो हैं ये अमूर्त चीज़ें हैं, इनको आप प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो श्रीमती पीवी यंग ने तथ्य के बारे में क्या कहा है कि तथ्य एक ऐसा शब्द है जिसकी एक्सप्लेनेशन इजीली नहीं दी जा सकती है। ये क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दी जा सकती है तथ्य के बारे में? क्योंकि तथ्य केवल मूर्त नहीं होते, केवल मूर्त चीज़ों से रिलेटेड नहीं होते, ये अमूर्त चीज़ों से भी रिलेटेड होते हैं, विचारों से भी संबंधित होते हैं, अनुभव, एक्सपीरियंस से भी संबंधित होते हैं, फीलिंग्स, भावनाओं से भी संबंधित होते हैं। ये सारी चीज़ें भी तथ्य की श्रेणी में आती हैं, स्टेटमेंट्स की श्रेणी में आती हैं। तथ्य की विशेषताएं क्या हैं? तथ्य क्या है? वास्तविक रूप में घटित होने वाली घटना को हम तथ्य या स्टेटमेंट कह सकते हैं। ये मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की होती हैं। सभी का मत स्टेटमेंट्स पर समान होता है। तथ्य का निरीक्षण करना, परीक्षण करना, अवलोकन करना संभव हो सकता है। कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी तथ्य है, कोई भी फैक्ट है, उसका क्या कर सकते हैं आप? निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, और उसका ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। तथ्य किसी घटना की पूर्ण व्याख्या नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा, आप लूसेंट बुक पढ़ते हैं, लूसेंट बुक में हिस्ट्री से आपने स्टार्ट किया, हिस्ट्री में एक एक लाइन दे रखी है, केवल स्टेटमेंट ही तो दे रखे हैं, उसमें कथन, छोटे छोटे कथन दे रखे हैं, फैक्ट दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो आप केवल लूसेंट को पढ़ करके इतिहास को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि तथ्य के द्वारा किसी भी घटना को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और इसको हम ऐसे समझें कि एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है, किसी भी घटना को कैसे समझा सकता है, समझने के लिए हमको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट किससे बनता है सर? तथ्यों से बनता है। जब बहुत सारे तथ्य एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट बना देते हैं, पूरी प्रक्रिया बता देते हैं, पूरी घटना के बारे में हमको समझा देते हैं। तो तथ्य जो होता है किसी भी घटना की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता, बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिलकर के, बहुत सारे तथ्य मिलकर के, बहुत सारे फैक्ट्स मिलकर के किसी घटना या प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकते हैं। तथ्य कितने प्रकार के होते हैं? स्टेटमेंट्स के प्रकार देख लेते हैं। जो स्टेटमेंट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उन्हें दो तरह से बांटा गया, एक प्रकृति के आधार पर, एक मौलिकता के आधार पर। प्रकृति के आधार या मौलिकता के आधार दोनों पर ही ये दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रकार के होते हैं। मौलिकता के आधार पर स्टेटमेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय, प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है। सामाजिक अनुसंधान जो होता है, सोशल रिसर्च जो होती है, तथ्यों के संकलन पर आधारित होता है। जनरली हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो हम क्या करते हैं? तथ्य एकत्रित करते हैं, किसी व्यक्ति से पूछ करके। सर्वे में आप खुद, और जैसे सर्वे कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, जनगणना होते हैं, उसका भी सर्वे होता है। जनगणना जो आती है, सेंसस आता है, पर 10 ईयर में जो जनगणना के आंकड़े आते हैं आपके पास, वो कहाँ से आते हैं? अब तक जो जनगणना होती थी कैसे होती थी? गांव में आपने देखा होगा टीचर लोग आते हैं,
ठीक है, आपके घरों में जाएंगे, आपके घर में कितने सदस्य हैं सर, कितने मेंबर हैं, घर का मुखिया कौन है, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, उनकी आयु कितनी है, ठीक है, 0 से 6 ईयर्स की कैटेगरी में कितने बच्चे हैं आपके घर, ठीक है, 14 से 25 आयु के वर्ग के कितने बच्चे हैं या कितने लोग हैं आपके घर। तो इस तरीके से वो सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। तो जो सामाजिक अनुसंधान होता है, सोशल सर्वे होता है, सोशल रिसर्च होती है, तो तथ्यों का ही तो संकलन कर रहे हैं। जो जनगणना हो रही है तो उसमें क्या किया जा रहा है, तथ्यों का संकलन किया जा रहा है। तो तथ्यों के संकलन पर ही जो है आधारित होता है हमारा सोशल रिसर्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण को सर्वे कहा जाता है। सर्वे 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सर और वियर। सर का मतलब होता है ऊपर, वियर का मतलब होता है देखना, मतलब किसी चीज़ को ऊपर से देखना। जब भी आप किसी चीज़ का सर्वे करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को सर्वेक्षण करते हैं, तो उसके प्रत्येक पहलू को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, उस गांव का पूरा व्यू आपने कभी नहीं देखा होगा। आपको सामने घर दिखता होगा, अपने घर से निकलती हुई सड़क दिखती होगी, सड़क पर बैठे हुए लोग दिखते होंगे, ठीक है, सड़क के किनारे 1-2 पेड़ दिखाई दे जाता होगा। तो आप पूरा व्यू नहीं देख पाते हैं एक साथ। लेकिन उसी गांव को अगर आप किसी हेलीकॉप्टर में जाकर के या गांव की किसी ऊपरी बिल्डिंग पर या गांव में कोई टावर लगा हुआ उसके ऊपर बैठकर देखिएगा, तो आपको पूरे गांव का क्या दिख जाएगा, पूरे गांव का एक व्यू दिखेगा आपको। एक साथ चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ऊपर से देखने का मतलब क्या है? सर्वे का अर्थ मैं आपको बताने की कोशिश। सर्वे का मतलब क्या है? किसी चीज़ को ऊपर से देखना। ऊपर का मतलब मैंने वो ऊपर टावर पे आपको बैठा दिया, वो केवल समझाने के लिए बिठाया है, बैठ मत जाना टावर के ऊपर। मतलब ये जो सर्वे है, ऊपर देखना का मतलब ये नहीं है कि टावर पर बैठकर देखने को सर्वे कहते हैं, इस तरीके की नहीं। अपने आप समझदार हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जब ऊपर से किसी चीज़ को देखेंगे तो आपको जो व्यू है वो पूरा मिलेगा, आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये किसी भी घटना के बारे में बात करें, किसी भी स्थिति के बारे में बात करें, किसी भी कंडीशन के बारे में बात करें, उसको ऊपर से देखना मतलब उसका बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अवलोकन करना, उस चीज़ के बारे में बहुत गहनता से पता लगाना ही क्या होता है? सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है। अब सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है? सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन की जो प्रोसेस होती है, प्रणाली होती है, उसको हम सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। सामाजिक घटनाओं से क्या तात्पर्य है? जितनी भी सामाजिक घटना मैंने आपको बताई, ठीक है। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमाण काफ़ी प्राचीन काल से प्राप्त होते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण जरूरी नहीं कि अभी किया जा रहा है, बहुत प्राचीन समय से किया जा रहा है सामाजिक सर्वेक्षण। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, या फिर आप जो है एनसीईआरटी में जब भी पढ़ते हैं, आपको बहुत ही बारीकियां पता चलती हैं एंशिएंट इंडिया की, कि प्राचीन भारत में किस तरह की सामाजिक स्थिति हुआ करती थी, लोग कैसे रहते थे, उनका कल्चर क्या था, संस्कृति क्या थी, खान पान कैसा था, वेशभूषा कैसी थी, सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। समाज में लोगों की स्थिति क्या थी, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, निम्न वर्ग के, निम्न जाति के जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या थी, उच्च वर्ण की स्थिति क्या थी, सारी चीज़ें आपको विधिवत रूप से किताबों में देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं कहाँ से मिलती हैं? इसके भी सर्वेक्षण हुए होंगे, अध्ययन किया गया होगा समाज पर बहुत से इतिहासकारों ने। अब जब आप ये कहेंगे वर्तमान समय में जो चीज़ें हमको किताबों में लिखी मिलती हैं वो किसी न किसी इतिहासकार ने लिखी होंगी, किसी न किसी लेखक ने लिखी होंगी। तो लेखक या इतिहासकार भी जब चीज़ों के बारे में लिखता है तो पहले ऑब्जर्व करता है, अंधाधुंध नहीं लिख देता कि बैठ गए और लिखते चले गए, ऐसे नहीं करता। वो चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व किया होगा उसने। जैसे कौटिल्य ने भारतीय समाज का वर्णन किया था, तो कौटिल्य ने भी देखा होगा भारतीय समाज की स्थिति उस समय पर क्या रही होगी, ठीक है। मौर्य काल में जो है भारत की स्थिति, नंद काल में, मौर्य काल में, नंद वंश में या मौर्य वंश में जो स्थिति थी भारतीय समाज की, वो कैसी रही होगी, कौटिल्य ने इसका ऑब्जर्वेशन किया होगा, तभी तो भारतीय समाज का वर्गीकरण उन्होंने किया। हेरोडोटस ने, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है, मिस्र के समाज का सर्वेक्षण किया था। तो मिस्र के समाज के बारे में, जो मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है, उसकी सोसाइटी के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में इन्होंने लिखा। तो इन्होंने जो लिखा होगा तो पहले चीज़ों को देखा होगा, पहले चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, सर्वेक्षण किया होगा, रिसर्च की होगी, तभी तो लिखा होगा, तभी इन चीज़ों के बारे में हमको पता चल पा रहा है। तो सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन की जो प्रोसेस है, प्रणाली है, वही क्या है? हमारा सामाजिक सर्वेक्षण है। सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाएं वेल्स के अनुसार देखते हैं। श्रमिक वर्ग की निर्धनता, समुदाय की प्रकृति और समस्याओं संबंधी तथ्य खोजने वाला जो अध्ययन होता है वो क्या होता है? सामाजिक सर्वेक्षण होता है। हैरिसन क्या कहते हैं? सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के साथ साथ चलती है, जिसके अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो कंडीशन पाई जा रही हैं,
किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का जो अध्ययन किया जा रहा है उसमें कैसी कंडीशन है, कैसे लोग हैं, लोगों का निवास कैसा है, आवास कैसे हैं, पहनावा कैसा है, खान पान कैसा है, सुविधाएं उनको मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं, मूलभूत सुविधाएं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं वो उनको उपलब्ध हो पा रही कि नहीं हो पा रही हैं। तो ये सामाजिक कंडीशन हो गई। इन सामाजिक दशाओं का या समस्याओं का अध्ययन करना, इनका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं, सोशल सर्वे कहते हैं। ठीक है। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार, सामाजिक सर्वेक्षण कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग प्रकार अलग अलग लोगों ने दिए हैं, कुछ विशेष प्रकार मैंने यहाँ पे देखे हैं। समाज का जब भी सर्वे किया जाता है, समाज का जब भी सर्वेक्षण किया जाता है तो किन किन चीज़ों में जनगणना होती है, जिसके बारे में अभी बता रहा था मैं। जनगणना क्या है? से भी सर्वेक्षण है समाज का। निदर्शन सर्वेक्षण, निदर्शन का मतलब सैंपलिंग सर्वे, सैंपलिंग के बारे में मैंने आपको बताया। सैंपलिंग एक अलग से टॉपिक आ रहा है, अभी जब डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। जनमत सर्वेक्षण, ठीक है। जनमत सर्वेक्षण जैसे इलेक्शन अभी हालिया संपन्न हुए, नई सरकार बनी है, तो आपने देखा होगा न्यूज़ रिपोर्टर अपने माइक को लेकर के किसी के भी मुंह के आगे अड़ा देते हैं उसको और बोलते हैं कि आपको सरकार के कामों या सरकार की पॉलिसियों के बारे में आपके विचार क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार के कामों से संतुष्ट हैं या नहीं है। क्या कर रहे हैं वो? जनमत ले रहे हैं, लोगों का मत जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक तरह का क्या है? सर्वे है। ठीक है। चुनाव से पहले ही एग्जिट पोल आ जाता है, ओपिनियन पोल आ जाता है। ये किसके लिए होते हैं, कहाँ से आते हैं? ये सभी सर्वेक्षण के फलस्वरूप पैदा होती हैं सारी चीज़ें। जब सर्वे होता है, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में सर्वे करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर जाते हैं, सर्वेक्षण करने वाले जो भी रिसर्चर होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, वो जगह जगह पर जाके लोगों की जो मानसिक स्थिति है, मेंटली जो उनकी कंडीशन है, उसको जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने किसके लिए वोट दिया होगा, किस तरीके के अलग अलग मुद्दे या कुछ प्रश्न करते हैं। रिसर्च के जो आंकड़े होते हैं, निष्कर्ष होता है, वो कब निकल करके आता है? जब जो भी अनुसंधानकर्ता होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, ये जो जाते हैं लोगों के सामने कोई प्रश्न पूछते हैं, तभी तो उसका आंसर निकल करके आता है। तो जो प्रश्नों की सूची है, प्रश्नों की जो एक तरह से कैसे श्रृंखला तैयार की जा रही है, तो अपने दिमाग में इनके में होती है, वो सेव होती है, ऑटोमेटिक फीड होती है। इतना अनुभव उनको होता है तो उनके दिमाग में वो चीज़ें सेव होती हैं कि हमको किस तरीके के क्वेश्चन पूछने हैं कि जो चीज़ के बारे में हम सर्वे करने निकले हैं उसका एक वास्तविक रिजल्ट, एक सही रिजल्ट हमको पता चले। जो भी एग्जिट पोल आते हैं आपके, उसमें इलेक्शन का लगभग कह सकते हैं कि निर्णय हो जाता है कि किसकी सरकार बन रही है। एक आध बार कभी कभार गलत हो जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि एग्जिट पोल से गवर्नमेंट किसकी बन रही है या कौन जीत रहा है, किसकी सीटें ज़्यादा आ रही हैं, ये पता चल जाता है। तो जब भी इस तरीके का सर्वे हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? पहले समस्या क्या है कि हमको ये पता लगाना है कि यूपी में किसकी सरकार बन रही है या किसी भी स्टेट में किसकी सरकार बन रही है। आप पॉलिटिकली मत ले लेना इसको, मैं किसी का यहाँ पे समर्थन नहीं कर रहा, मैं केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो उदाहरण मेरे दिमाग में, रट के तो बैठा नहीं हूँ मैं, जो उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम हमारे सामने आई कि हमको पता लगाना है कि भाई किसकी सीटें ज़्यादा आ रही हैं। अब वो बैठ गए, प्रॉब्लम को पता चल गई। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, प्रॉब्लम से जुड़े हुए रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए दिमाग में क्वेश्चंस तैयार कर दिए उन्होंने कि हम लोगों से क्या पूछें कि उनका जो भी उत्तर हो उस उत्तर के आधार पर हम ये आकलन कर सकें कि क्या जो है रिजल्ट है इसका। तो इस तरीके से ये भी जो प्रोसेस है एक सोशल सर्वे का प्रोसेस है। ठीक है। तो जनमत सर्वेक्षण इसको कहते हैं। बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण, बाजार की चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी हो तो बाज़ार में जितनी भी मार्केट है, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, उनसे बाज़ार के हालचाल के बारे में पूछना, बाज़ार की चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, बाज़ार से संबंधित अनुसंधान सर्वेक्षण हो जाएगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार सर्वेक्षण, इसमें पर्सनली व्यक्ति से यानी मैन टू मैन संपर्क होता है, क्वेश्चनिंग होती है और उसके आंसर से उसकी जो है चीज़ें निकाली जाती हैं। टेलीफोन सर्वेक्षण हो गए। तो ये सारे क्या हैं? सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार हैं। वेल्स के अनुसार सर्वेक्षण की श्रेणियां जो होती हैं दो होती हैं, एक होता है प्रचार सर्वेक्षण, एक होता है तथ्य संकलन सर्वेक्षण। प्रचार सर्वेक्षण में क्या होता है? प्रचार सर्वेक्षण में जनता में जागृति उत्पन्न की जाती है। और तथ्य संकलन सर्वेक्षण में क्या होता है? कोई भी घटना है, इवेंट है, कोई भी स्टेटमेंट है, तथ्य है या कोई भी समस्या है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रोसेस जो होता है उसको तथ्य संकलन सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है। अब आती है आपकी उपकल्पना। उपकल्पना या प्राकल्पना एक ही बात है। उपकल्पना क्या है? लक्ष्य तक पहुंचने के पहले मन ही मन बना लिया गया विचार ही उपकल्पना है। जब हम स्टेप्स के बारे में पढ़ रहे थे, सोशल रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ आपने देखा था पहला दूसरा टर्म देखा था जिसमें उपकल्पना का निर्माण ये लिख रहा था।
तो जब भी हम किसी समस्या को सॉल्व करने बैठते हैं तो अपने दिमाग में एक व्यू तैयार करते हैं, उसका एक उपकल्पना बनाते हैं कि हम इस काम को या जो भी हमें जिस रिजल्ट तक पहुंचना है वो किस तरीके से पहुंचना है। तो इस तरह की जो पहले ही अपने दिमाग में जो एक भूमिका तैयार होती है किसी चीज़ की, वो उपकल्पना होती है। ठीक है, निदर्शन या प्रतिदर्श, सैम्पलिंग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, निदर्शन या इसको प्रतिदर्श कहते हैं, सैम्पलिंग भी कहते हैं। यदि हम किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन करते हैं जिसमें समाज समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व हो, तो इसे हम निदर्शन पद्धति कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 5 गांव वाला, उसमें से एक ही गांव से लोगों से जानकारी प्राप्त करके आपने 5 गांवों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली। और उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए आप चावल कुकर में पका रहे हैं, चावल आप कुकर में पका रहे हैं, तो सभी चावलों की जो प्रकृति है, नेचर है, एक ही जैसा है। ऐसा तो नहीं एक चावल का दाना अलग कैटेगरी का हो, एक चावल का दाना अलग कैटेगरी का हो। जनरली सब एक ही कैटेगरी के होंगे, एक ही समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सभी चावल। जब आप चावल कुकर में पका रहे हैं या फिर किसी और दूसरे पात्र में पका रहे हैं, तो आप चावल चेक कैसे करते हैं कि चावल हुए कि नहीं हुए। आप उसमें से एक चावल निकालेंगे, उसको देखेंगे ये पक गया कि नहीं पक गया। जब एक चावल पक गया तो आप स्वतः ही ये अनुमान लगाएंगे कि सारे चावल पक चुके हैं। तो आपने क्या किया, सैंपलिंग की, एक चीज़ को उठाया और पूरी चीज़ का अनुमान लगा लिया। तो जब भी हम किसी समाज का, सोसाइटी का या समाज के किसी समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उससे संबंधित कोई भी सर्वेक्षण करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरे समाज को थोड़ी एक एक आदमी से पूछने जाएंगे। एक आदमी से पूछेंगे और एक आदमी से भी तब पूछेंगे तब पहले हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि ये व्यक्ति जो है उसी समाज से रिलेटेड है जिस समाज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी जनजाति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी हो, तो ज़रूरी थोड़ी है कि पूरी मतलब जितनी जनजाति में जितने लोग रह रहे होंगे, जितनी पॉपुलेशन होगी उस जनजाति की, और उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, तो जनजाति के प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग हमें पूछना पड़ेगा। अरे वो जनजाति, उस जनजाति का कोई एक व्यक्ति मिल जाए हमको, वो हमें सारी चीज़ें बता देगा हमको कि कैसे होता है, क्या कल्चर है, क्या खान पान है, किस तरीके से हमारा जीवन यापन है, हम कैसे जीते हैं, कैसे अपना गुजारा करते हैं। तो सारी चीज़ें वो क्लियर कर देगा, नहीं कर देगा, क्योंकि वो उस जनजाति को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उस जनजाति को प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। मतलब किसी समूह के बारे में, किसी समाज के बारे में, किसी समुदाय या कम्युनिटी के बारे में अगर हमको जानना हो, तो हम ऐसे व्यक्ति का चयन करते हैं जो उस समूह को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और उसी से उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जो पद्धति है उसको निदर्शन, सैंपलिंग या प्रतिदर्श कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपकी समझ में आ रहा होगा। निदर्शन के गुण क्या होते हैं, इससे समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, परिश्रम की बचत होती है। वो आप समझ ही चुके होंगे कैसे होती है। अलग अलग लोगों से जाके पूछोगे, एक ही कह सकते हैं एक ही ट्राइब के अलग अलग लोगों से जाके पूछेंगे एक ही चीज़ के बारे में, तो टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, परिश्रम भी ज़्यादा लगेगा। और एक ही व्यक्ति से पूछ करके आपने सारी कह सकते हैं जाति के बारे में अंदाज़ा लगा लिया, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, परिश्रम की भी बचत होगी, प्रशासनिक रूप से सुविधा रहेगी, और निष्कर्ष जो है वो परिशुद्ध रूप में आपको प्राप्त होंगे। अवलोकन देख लेते हैं। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं? अवलोकन का सामान्य अर्थ क्या है? जब भी हम किसी चीज़ को अवलोकित करते हैं, उसका जनरली अर्थ है कि हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से उसको देख रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन है। इसमें मनुष्य द्वारा जो इंद्रिय होती हैं उनका यूज किया जाता है, और इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गहन अध्ययन किसी चीज़ का किया जाता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे देखें आप, तो आप अब जैसे मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप यहाँ से मुझे ऑब्जर्व कर सकते हैं, या मेरे पढ़ाने के तरीके को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या मेरे लिखने के तरीके को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन की परिभाषा अलग अलग समाजशास्त्रियों ने दी है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है कि विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और इसको अंतिम रूप से प्रमाणीकरण के लिए निरीक्षण पर लौटकर आना पड़ता है। ये ऑब्जर्वेशन के बारे में किसने कहा था? गुडे और हार्ट ने। इस पद्धति के द्वारा यानी ऑब्जर्वेशन के द्वारा शोधकर्ता जो भी होता है, जो भी रिसर्च करने वाला व्यक्ति होता है, वो सामाजिक घटनाओं एवं उनकी जो भी वस्तु स्थिति होती है उसका यथार्थ रूप में निरीक्षण करके तथ्यों को संकलित करता है। ऑब्जर्वेशन करके जो चीज़ें निकाली जाती हैं वो बड़ी सटीक होती हैं। ठीक है, जो भी रिसर्च करने वाला आदमी है, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा है, और वो खुद ऑब्जर्व करके, एक तो होता है दूसरे से सुन करके उसने उस पर एक थ्योरी बनाई, उसने समस्या को किसी दूसरे व्यक्ति से सुना और उसके बारे में मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से सुना, और वो व्यक्ति का जो भी ज्ञान है उसी आधार पर उसने उसका जो है निष्कर्ष तैयार कर दिया। और एक हो गया वो खुद उस क्षेत्र में गया,
उस क्षेत्र में जाकर के, उस समुदाय में जाकर के उसने क्या किया कि उसने ऑब्जर्व किया, अपनी आँखों से सब देखा, जिन जिन चीज़ों के बारे में पता लगाना चाहता है उस सभी चीज़ों के बारे में उसने अपनी आंखों से देखा, अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो उससे जो परिणाम निकल कर आएंगे उनमें सटीकता रहेगी। ठीक है। अवलोकन के प्रकार क्षेत्र अवलोकन होता है, प्रयोगशाला का अवलोकन होता है, सहभागी अवलोकन होता है और सामान्य अवलोकन होता है। ये अवलोकन के क्या हैं सर, प्रकार हैं। ठीक है। और ये हो गई आज की आपकी क्लास। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा वीडियो डिले हो जाता है, आप लोग एकदम व्याकुल मत हो जाए कीजिए, आपकी व्याकुलता वैसे जायज़ है, परेशानी आपकी जायज़ है। आपको लगता होगा कि ये तो मास्टर भाई भग गया हमारा, है ना, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों का साथ जब थमा है तो इसको लास्ट तक लेके जाएंगे। थोड़ी सी क्या होती है, देखो एक्चुअल प्रॉब्लम मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी वास्तविक समस्या क्या है। मेरी वास्तविक समस्या ये है कि मेरा स्कूल होता है और उससे मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। कभी कभी एक्स्ट्रा काम मिल जाता है, इधर उधर जाना पड़ जाता है, तो उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन एक ये चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए किसी दिन वीडियो नहीं आ पा रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ उस दिन मैं लिख लूँ, चीज़ों को नोट कर लूँ, जो भी चीज़ें मुझे आपको देनी है, प्रोवाइड करनी है, वीडियो बनाना है, उससे संबंधित जो भी मटेरियल है उसको तैयार कर लूँ। तो थोड़ा सा जॉब की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। और सर जॉब को मैं छोड़ नहीं सकता, आप जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब इतना नहीं देता है। अभी तो मुझे मतलब मैं इतने दिन से लग रहा हूँ मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है यहाँ से। और आप ये मत सोच रहे ना कि हाँ इनडायरेक्टली मैं आपसे कह रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग यही है, मैं इस पर जो काम करना मैंने स्टार्ट किया, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैंने कार्य करना स्टार्ट किया है। और मेरे दिमाग में कोई ऐसा विचार नहीं है कि मैं कभी भी यहाँ से आपसे कहूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ इस चीज़ को आप दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए। इस चीज़ पर तो क्वेश्चन होने ही नहीं चाहिए कि, और न चर्चा ही होनी चाहिए, इस पर चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। तो बस यही है प्रॉब्लम, कभी कभी ये हो जाती है कि थोड़ा सा जॉब की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। अगर मेरे पास केवल यही काम होता तो फिर मैं आसानी से सारी चीज़ें कर रहा होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरी प्रॉब्लम समझिए, आपकी प्रॉब्लम के बारे में मुझे पता है और आप लोगों की मुझे चिंता है, और आगे भी यहाँ से मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूँगा अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।